गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। बीएससी पार्ट थर्ड में सबरिंग जो चल रहा था, सबरिंग की डेफिनेशन देखी थी, कुछ एग्जाम्पल देखे थे और एक थ्योरम बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में। उसके आगे से अपन करेंगे तो बहुत ही अच्छी थ्योरम है कि दोस्तों कि अपने को बताना है कि दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है कि सबरिंग होता है। फिर बाद में ये हो जाएगा कि परिमित इंटरसेक्शन होता है, वो भी एक सबरिंग होता है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने ग्रुप में भी पढ़ा था कि अपने सब ग्रुप में पढ़ा था कि अगर दो सब ग्रुप ले तो उनका इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन उनका यूनियन का सब ग्रुप होना जरूर नहीं है। वैसे ही अपना सबरिंग में है। तो सबसे पहले तो बहुत ही आसान थ्योरम है, करें। सबसे पहले दोस्तों मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं और इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और इनको कंटिन्यू आप पढ़ते रहना साथ के साथ में। ये मैटर फिर दोबारा अपना कभी नहीं होगा ऑफलाइन क्लासेज में। थ्योरम अपनी है, एक थ्योरम तो मैंने करवा दी थी और थ्योरम नंबर है सेकंड। सिद्ध करो कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है, एक उपवलय होता है। सिद्ध करो कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ को बोला जाता है इंटरसेक्शन भी एक उपवलय होता है, ये बताना है। दोस्तों अपन इसमें क्या करेंगे कि मान लो कि एक वलय है R प्लस डॉट, उस R प्लस डॉट की दो सबरिंग लूंगा। एक सबरिंग को तो मान लो S मान लो और दूसरी सबरिंग को मान लो T मान लो। तो वलय R की दो सबरिंग आपने S और T ले ली। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि जो S इंटरसेक्शन T होगा, क्या होगा, S इंटरसेक्शन T होगा, वो भी वलय R की क्या होगी, एक सबरिंग होगी। तो मैं लिख देता हूं भाई, जो मानते हैं तो वो तो लिखना ही पड़ता है। प्रूफ पार्ट पे अगर अपन चले तो प्रूफ पार्ट पे चले तो अपन क्या लिखेंगे, देखना। माना कि कैपिटल R एक वलय है, माना कि कैपिटल R एक वलय है और उसकी दो सबरिंग माननी पड़ेंगी ना, तथा S व T वलय R की दो उपवलय है। भाई R तो है वो एक वलय है और S और T है वो वलय R की क्या है, दो उपवलय है। तब हमें सिद्ध करना है कि बताओ क्या सिद्ध करना है कि दोनों उपवलयों का जो इंटरसेक्शन होगा S इंटरसेक्शन T, तब हमें सिद्ध करना है कि S इंटरसेक्शन T भी वलय R की उपवलय होगी। तब हमें यह सिद्ध करना है कि जो S इंटरसेक्शन T होगा वो भी वलय R की क्या होगी, उपवलय होगी। चलो ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो S इंटरसेक्शन T को सबरिंग मानना है।
अब मैंने आपको बताया था कि जिसको भी स्प्रिंग मानते हैं बताओ उसके क्या करते हैं, 2 एलिमेंट मानते हैं और उन एलिमेंटों का डिफरेंस भी वापस उसी में दिखा दो और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी उसी में दिखा दो। अभी पहली थ्योरम की थी ना, उसका यूज करेंगे इसमें। तो S इंटरसेक्शन T है, उसके 2 एलिमेंट मानने हैं, 2 एलिमेंट मानने हैं। उससे पहले मेरे को ये बताना है कि जो S इंटरसेक्शन T है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। देखो कैसे बताएंगे, चूंकि S एक उपवलय है, S उपवलय है, अतः है, बताओ जो उपवलय होता है वो अपने आप में एक वलय होता है और वलय में योज्य तत्समक अवयव होता है। तो बताओ 0 एलिमेंट होगा वो S में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैं लिख सकता हूं क्या, योज्य तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव, S उपवलय है अतः 0 एलिमेंट किस में होगा, S में होगा। ऐसे ही जो T है, T भी उपवलय है तो उपवलय में भी 0 एलिमेंट होगा। इसी प्रकार T भी उपवलय है अतः उपवलय है तो योज्य तत्समक अवयव तो उसमें भी होगा। तो 0 एलिमेंट किस में होगा, T में होगा। तो 0 एलिमेंट S में भी है, 0 एलिमेंट T में भी है। चूंकि 0 एलिमेंट है वो S में भी है और 0 एलिमेंट T में भी है, पर दोनों में योज्य तत्समक अवयव होगा, दोनों ही वलय हैं अपने आप में। तो 0 एलिमेंट बताओ किस में होगा, S इंटरसेक्शन है T में भी होगा। भाई S में एलिमेंट होता है, T में एलिमेंट होता है, वो S इंटरसेक्शन T में भी होता है। इसका मतलब है कि जो S इंटरसेक्शन T है वो क्या है भाई, नॉन एम्प्टी है। वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। और नॉन एम्प्टी है तो मैं एलिमेंट मान सकता हूँ S इंटरसेक्शन T में। तो मेरे को एलिमेंट 2 एलिमेंट मानने हैं और 2 एलिमेंट मानने से पहले मैंने S इंटरसेक्शन T को क्या बता दिया, मैंने S इंटरसेक्शन T को नॉन एम्प्टी सेट बता दिया। S इंटरसेक्शन T नॉट इक्वल टू 5। अब देखो 2 एलिमेंट मानो, लेट A एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में, अच्छा एक साथ ही लिख देता हूं दोनों एलिमेंटों को जो मान रहे हैं। तो लेट A और B 2 एलिमेंट हैं S इंटरसेक्शन T में। A और B 2 एलिमेंट S इंटरसेक्शन T, इंप्लाई A एलिमेंट S में भी है। जैसे A एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो A एलिमेंट S में भी है तथा A एलिमेंट किस में है, T में है। भाई A और B 2 एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो A एलिमेंट S में भी है। जैसे A एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो A S में भी है और A T में भी है। ऐसे ही B एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो B एलिमेंट S में भी होगा। इसी प्रकार B एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो B एलिमेंट होगा वो S में भी होगा तथा B जो एलिमेंट होगा वो T में भी होगा। तो मैंने S इंटरसेक्शन T के 2 एलिमेंट बता दिए, A और B S इंटरसेक्शन T के 2 एलिमेंट मान लिए। तो इसका मतलब A एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो S में भी होगा, T में भी होगा। B एलिमेंट S इंटरसेक्शन T में है तो S में भी होगा और T में भी होगा। ठीक है, अब देखो चूंकि S एक उपवलय है, S है वो एक उपवलय है तथा S में 2 एलिमेंट हो गए भाई, A भी एलिमेंट S में और B भी एलिमेंट S में, तथा A एलिमेंट S में है, B एलिमेंट S में है। तो बताओ अभी जो पहली थ्योरम किया था कि S उपवलय होता है यदि और केवल यदि कि इन दोनों एलिमेंटों का जो डिफरेंस है वो भी S में हो और A एलिमेंट S में है, B एलिमेंट S में है, तो इन दोनों एलिमेंटों का प्रोडक्ट भी किस में हो, S में हो। इक्वेशन 1
और इक्वेशन है 2। भाई एस उपवलय है, एस उपवलय है और ए और बी एलिमेंट एस में है, तो अभी वाली जो कंडीशन थी, मैंने अभी जो थ्योरम की थी उपवलय की, दोनों नियम दोनों प्रतिबंध मैंने लिख दिए। इसी प्रकार टी भी उपवलय है तो टी के लिए भी दोनों प्रतिबंध लगेंगे। इसी प्रकार कैपिटल टी भी उपवलय है और कैपिटल टी में भी ए और बी दोनों एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट कैपिटल टी का, बी एलिमेंट कैपिटल टी का, तो यहां से ए माइनस बी एलिमेंट है वो भी टी का बनेगा, ए एलिमेंट टी का, बी एलिमेंट टी का। तो बताओ उपवलय है तो उपवलय के लिए दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इनका गुणनफल भी टी में होता है। तो इस नियम को दे दिया 3 और इस नियम को दे दिया 4। भाई दोनों उपवलय हैं तो उपवलय की दोनों नियमों शर्तें अपन ने लिख दी हैं। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 1 व समीकरण 3 से। भाई समीकरण 1 क्या बोलता है कि a माइनस बी है वो s में है, और समीकरण 3 क्या बोलता है कि a माइनस बी है वो t में है। तो बताओ ये एलिमेंट जो a माइनस बी है वो s में भी है और t में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जरूर होगा, तो s इंटरसेक्शन है t में भी होगा। भाई एलिमेंट s में भी होता है t में भी होता है, वो हो जाता है। तो समीकरण 1 और 3 से तो ये लिख दिया। अब समीकरण 2 और 4 से देख लेता हूं मैं। समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 और 4 से। समीकरण 2 तो क्या बोलता है भाई, a डॉट बी है वो s में है, और 4 क्या बोलता है a डॉट बी है वो t में है। तो बताओ एलिमेंट s में भी है t में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो a डॉट बी एलिमेंट s इंटरसेक्शन है t में भी होगा, लिख दूंगा। अतः स्पष्ट है कि, अब यहां से अतः है स्पष्ट है कि, देखो s इंटरसेक्शन t के आपने एलिमेंट कितने माने, s इंटरसेक्शन t के 2 एलिमेंट माने, a एलिमेंट और b एलिमेंट s इंटरसेक्शन t के माने। और आप बता क्या रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस करो, a माइनस बी वो भी s इंटरसेक्शन t में बता रहे हो। कहां से, यहां से, देखो यहां से बता दिया। एंड आप इन दोनों का जो प्रोडक्ट करो वो भी s इंटरसेक्शन t में बता दिया। कहां से, यहां से देखो। तो a और b दोनों एलिमेंट s इंटरसेक्शन t में है, तो इनका डिफरेंस भी s इंटरसेक्शन t में बता दिया और इनका गुणनफल भी s इंटरसेक्शन t में बता दिया। तो बताओ किसी भी सेट को सबरिंग बताने के लिए 2 चीजें ही तो बतानी पड़ती हैं, कि उन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस और उन दोनों एलिमेंटों का जो प्रोडक्ट है उसके 2 एलिमेंटों का वो वापस उसी सेट में आ जाए। तो s इंटरसेक्शन t में आ गया। अतः s इंटरसेक्शन t भी वलय R की उपवलय है। भाई s इंटरसेक्शन t भी जो वलय R की उपवलय है, तो देखो हमें यही तो सिद्ध करना था, s इंटरसेक्शन t भी वलय R की उपवलय होगा। अब दोस्तों अपन ने जो किया है उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपके सामने। सबसे पहले तो मैंने ये भाई अपने को ये बताना था कि 2 सबरिंग का इंटरसेक्शन भी सबरिंग होता है। मैंने एक वलय R मानी और उसकी 2 सबरिंग मैंने S और T ले ली। तो मेरे को ये सिद्ध करना था कि जो S इंटरसेक्शन T होता है वो भी क्या होता है, कि सबरिंग होता है। अब सबसे पहले तो S इंटरसेक्शन T में मेरे को एलिमेंट मानना था, और एलिमेंट मानने के लिए बताओ किसी भी सेट को क्या बताते हैं, नॉन एम्प्टी बताते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि S है वो सबरिंग है, सबरिंग अपने आप में रिंग होता है और रिंग में योज्य तत्सम अवयव होता है। इसका मतलब 0 एलिमेंट S में भी है और 0 एलिमेंट T में भी है। अगर 0 एलिमेंट S में है और 0 एलिमेंट T में है तो S इंटरसेक्शन T में भी होगा, और S इंटरसेक्शन T क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी बता दिया।
अब एस इंटरसेक्शन टी को सब रिंग बताना है तो दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। मैंने ए और बी दो एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी में मान लिए। इसका मतलब ए एलिमेंट एस में भी है और टी में भी है, इसी प्रकार बी एलिमेंट एस में भी है और टी में भी है। क्लियर। अब यहां से देखो भाई एस क्या है, उपवलय है, और ए एलिमेंट एस में है और बी एलिमेंट एस में है, और उपवलय में तो दो नियम लगते हैं कि ए माइनस बी भी एस में होता है, ए डॉट बी भी एस में होता है। ऐसे ही टी की बात करें, ए और बी दोनों एलिमेंट टी में है तो ए माइनस बी भी टी में होगा और ए डॉट बी भी टी में होगा। अब इक्वेशन 1 और 3 से देखें कि ए माइनस बी एस में है, ए माइनस बी टी में है तो ए माइनस बी एस इंटरसेक्शन टी में हो गया। इसी प्रकार ए डॉट बी भी एस इंटरसेक्शन टी में हो गया। तो मैंने ए और बी दो एलिमेंट एस इंटरसेक्शन टी के लेके चला था और मैंने ए माइनस बी भी एस इंटरसेक्शन टी में, ए डॉट बी भी एस इंटरसेक्शन टी में बता दिया। इसका मतलब जो एस इंटरसेक्शन टी है वो भी एक सब रिंग हो गया और उसे वलय आर की उपवलय कहा जाता है। तो आगे मैं नोट पॉइंट बताऊंगा कि जैसे दो सब रिंग का इंटरसेक्शन सब रिंग होता है, ऐसे ही अगर फाइनाइट संख्या में मान लो कि 3, 4, 5, 6 ऐसे सब रिंग हो ना, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है कि सब रिंग होता है। इसको कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बहुत। फिर अपन आगे चलेंगे। चले आगे करें अगला। अच्छा, इसमें वो नोट पॉइंट मैं बता रहा था कि ये तो दो सब रिंग के लिए हो गया, लेकिन दो से ज्यादा का इंटरसेक्शन भी हो ना फाइनाइट संख्या में, तो वो भी हमेशा एक सब रिंग होता है। मैं इसको हटा रहा हूं। चलो नोट पॉइंट के ऊपर अगर अपन आए, नोट पॉइंट के ऊपर ये तो दो सब रिंग के लिए था, अभी अपन ने किया था। नोट पॉइंट के ऊपर आए तो मैं ये लिखूंगा कि किसी वलय की परिमित संख्या में किसी वलय की परिमित संख्या में उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी उस वलय की उपवलय होता है। इसका मतलब ये है कि भाई कोई वलय है और उस वलय की मान लो 5 सब रिंग है, तो उन पांचों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी उस वलय की सब रिंग होगा। वही तो लिखा है, किसी वलय की फाइनाइट संख्या में सब रिंग है और उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है कि सब रिंग होता है। इसको कीजिए दोस्तों।
किसी वलय की फाइनाइट संख्या में जो सबरिंग होती है उनका इंटरसेक्शन भी एक सबरिंग होता है। अब सबरिंग के बाद में अगली डेफिनेशन दोस्तों अपनी आएगी सबफील्ड, उप क्षेत्र। तो हटा देता हूं मैं इस डेफिनेशन को, ये नोट पॉइंट था, सॉरी। अगली अपनी डेफिनेशन है सबफील्ड, उप क्षेत्र। उप क्षेत्र क्या होता है? जैसे वलय की उपवलय होती है ना, वैसे ही क्षेत्र का भी क्या होता है? उप क्षेत्र होता है। जैसे ग्रुप का सब ग्रुप होता है, वलय का उपवलय होता है, वैसे ही क्षेत्र का क्या होता है? उप क्षेत्र होता है। तो मैं बताऊंगा कि भाई एक क्षेत्र F है और उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है K, मान लो नॉन एम्प्टी सेट क्या है? K। तो K को क्षेत्र F का उप क्षेत्र कहा जाता है। वही दोनों नियम जो वलय में चलते हैं वो इसमें है। तो परिभाषा तो मैं लिख देता हूं, क्या है? माना कि कैपिटल F एक क्षेत्र है तथा कैपिटल K इसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है। भाई कैपिटल F तो एक क्षेत्र है और जो कैपिटल K है वो उसका क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है। अर्थात K नॉन एम्प्टी सबसेट है F का। तब कैपिटल K को क्षेत्र F का उप क्षेत्र कहते हैं। यदि, और ऐसे लिख लो भाई, K है वो F का उप क्षेत्र है, K सबसेट है F का और K नॉन एम्प्टी है। तो मानो कि F एक क्षेत्र है तथा K इसका कोई अरिक्त उपसमुच्चय है, तो K को क्षेत्र F का उपक्षेत्र कहते हैं यदि, अब वही दो नियम, यदि पहला कैपिटल K क्षेत्र F की संक्रियाओं के लिए कैपिटल K है वो क्षेत्र F की संक्रियाओं के लिए क्या हो? समवर्त हो। नहीं, कैपिटल K है वो क्षेत्र F की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो। समवर्त का मतलब है A एलिमेंट K में, B एलिमेंट K में, तो A माइनस B भी किस में होता है? K में। A एलिमेंट K में, B एलिमेंट K में, तो दोनों एलिमेंटों का गुणनफल भी किस में होता है? K में। भाई समवर्ता, सॉरी ये प्लस आएगा। भाई क्षेत्र में तो F प्लस डॉट में दो संक्रिया होती है ना, F प्लस डॉट में प्लस और डॉट दो संक्रिया होती है, तो ये तो प्लस के लिए समवर्ता और ये डॉट के लिए समवर्ता। तो K है वो क्षेत्र F की संक्रियाओं के लिए समवर्त हो, प्लस के लिए समवर्ता और डॉट के लिए समवर्ता। और दूसरी चीज है कि जो K है ना वो खुद भी इन संक्रियाओं के लिए प्रेरित संक्रिया प्लस और डॉट के लिए K खुद भी एक क्षेत्र बनना चाहिए। K है वो संक्रियाओं के लिए समवर्त हो तथा K स्वयं इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए? एक क्षेत्र होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो K को क्षेत्र F का क्या कहा जाता है? उप क्षेत्र। सेम टू सेम जैसे उपवलय की परिभाषा थी वैसे उप क्षेत्र की परिभाषा है। K स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए K स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए
एक क्षेत्र हो। के स्वयं इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए? कि क्षेत्र होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, ये उप क्षेत्र की परिभाषा हो गई। अब प्रत्येक क्षेत्र है वो स्वयं का उप क्षेत्र होता है, जीरो वाला नहीं होता है इसमें। भाई ग्रुप में पढ़ा था कि आइडेंटिटी वाला भी हमेशा उसका सब ग्रुप होता है, और अभी उपवलय में भी जीरो वाला पढ़ लिया था, लेकिन क्षेत्र में जीरो वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रत्येक क्षेत्र का केवल एक ही उपक्षेत्र होता है, वो खुद का खुद है। जीरो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीरो क्षेत्र में जीरो का क्या नहीं होता? गुणन प्रतिलोम नहीं होता है। जीरो का गुणन प्रतिलोम नहीं होता है। जबकि क्षेत्र की परिभाषा में तो अपन ने ये पढ़ा था कि क्षेत्र में क्या होना चाहिए भाई? जीरो के लिए गुणन प्रतिलोम वाली कंडीशन फेल हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्रत्येक क्षेत्र स्वयं का उपक्षेत्र होता है। प्रत्येक क्षेत्र क्या होता है? स्वयं का उपक्षेत्र होता है। क्षेत्र F का स्वयं F के अलावा प्रत्येक क्षेत्र होता है वो स्वयं का क्या होता है? उपक्षेत्र होता है। प्रत्येक जो फील्ड होता है वो खुद का सब फील्ड होता है, और क्षेत्र F का खुद F के अलावा प्रत्येक उपक्षेत्र उचित उपक्षेत्र कहलाता है। उचित उपक्षेत्र कहलाता है। भाई अच्छा, ये नोट पॉइंट बना के लिख लेना आप। प्रत्येक क्षेत्र होता है वो स्वयं का क्या होता है? उपक्षेत्र होता है। और F तो उपक्षेत्र होता ही है, उस F के अलावा अगर कोई उपक्षेत्र है तो उसे क्या कहा जाता है? उचित उपक्षेत्र। जैसे एक एग्जांपल, C प्लस डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्षेत्र होता है, R प्लस डॉट वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र होता है, और Q प्लस डॉट परिमेय संख्याओं का क्षेत्र होता है। पहले पढ़ लिया था ना अपन ने। तो लिखूंगा R प्लस डॉट क्षेत्र C प्लस डॉट का उचित उपक्षेत्र है, प्रॉपर सबफील्ड है, उचित उपक्षेत्र है। देखो कैसे है, सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। और ये खुद अपने आप में भी क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। तो R प्लस डॉट है वो क्षेत्र C प्लस डॉट का बताओ क्या होता है? प्रॉपर सब फील्ड होता है, उचित उपक्षेत्र होता है। ऐसे ही Q प्लस डॉट परिमेय संख्याओं वाला क्षेत्र, Q प्लस डॉट क्षेत्र R प्लस डॉट का प्रॉपर सबफील्ड होता है। अरे अपन जानते हैं ना कि वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है वो रियल नंबर के सेट का सबसेट होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो रियल नंबर वाला ये दोनों भाई Q और R ये दोनों तो C के क्या होते हैं? प्रॉपर सबफील्ड होते हैं। भाई Q प्लस डॉट और R प्लस डॉट ये दोनों के दोनों C प्लस डॉट के प्रॉपर सबफील्ड होते हैं। और जो Q प्लस डॉट होता है वो R प्लस डॉट का क्या होता है? प्रॉपर सबफील्ड होता है। चलो ठीक है, Q और R है वो इसके सबफील्ड होते हैं, ये है वो इसका होता है, ये इसका भी प्रॉपर सबफील्ड होता है। तो ये वही Q के सारे एलिमेंट C में, इसका मतलब ये प्रॉपर सबफील्ड है। R के सारे एलिमेंट C में है, ये भी प्रॉपर सबफील्ड है। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट R में है तो Q प्लस डॉट है R प्लस डॉट का प्रॉपर सबफील्ड, क्योंकि सारे एलिमेंट C में है तो Q प्लस डॉट है वो C प्लस डॉट का प्रॉपर सबफील्ड। तो ये मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। प्रॉपर सबफील्ड का मतलब है कि भाई R प्लस डॉट इसका प्रॉपर सबफील्ड होता है, इसका मतलब R का प्रत्येक एलिमेंट तो C में होता है, प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये खुद भी अपने आप में क्या होना चाहिए? एक क्षेत्र होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको उतारिए, ये उपक्षेत्र की परिभाषा है अपनी।
ये अपनी किसकी परिभाषा है? ये अपनी परिभाषा है सब फील्ड, उप क्षेत्र की परिभाषा है। इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, वरना अगली अपन बताएंगे प्राइम फील्ड, जिसको बोलते हैं अभाज्य क्षेत्र। फिर एक थ्योरम और करेंगे इस लेक्चर में, पहले तो एक डेफिनेशन, फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। चले क्या आगे? चलो आप देख लो। एक डेफिनेशन है अपनी प्राइम फील्ड, प्राइम फील्ड हिंदी में बोला जाता है अभाज्य क्षेत्र। उसमें देखो विभाजन वलय या विषम क्षेत्र, विषम क्षेत्र या विभाजन वलय वो अलग था, और ये है अभाज्य क्षेत्र। अभाज्य क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड न हो उसे कहा जाता है अभाज्य क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जिसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड ना हो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य क्षेत्र। तो मैं परिभाषा लिखूंगा, वह क्षेत्र जिसका कोई भी उचित उपक्षेत्र उपस्थित न हो, वह क्षेत्र जिसका कोई भी उचित उपक्षेत्र उपस्थित न हो वह अभाज्य क्षेत्र कहलाता है, जिसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होना चाहिए। बताओ, C+डॉट अभाज्य क्षेत्र है? नहीं है, क्योंकि इसके तो R और Q दो प्रॉपर सबफील्ड मिल गए, इसका मतलब ये अभाज्य क्षेत्र नहीं है। क्या R+ डॉट अभाज्य क्षेत्र है? तो ये भी अभाज्य क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर सबफील्ड Q मिल गया। लेकिन Q है वो अभाज्य क्षेत्र है। बताओ Q का कोई प्रॉपर सबफील्ड मिलेगा क्या? Q का प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता है, क्योंकि Z तो क्षेत्र ही नहीं बनता ना, Z वाला तो क्षेत्र नहीं बनाता पूर्णांकों वाला, तो इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि ये किसका एग्जाम्पल है? अभाज्य क्षेत्र का। तो एग्जाम्पल भी अगर अपन लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? क्षेत्र Q+ डॉट, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र Q+ डॉट एक अभाज्य क्षेत्र है, एक अभाज्य क्षेत्र है क्योंकि रीजन इसका कोई भी प्रॉपर सबफील्ड नहीं होता। उचित उपक्षेत्र नहीं होता। ये अभाज्य क्षेत्र की परिभाषा हो गई। Q+ डॉट अभाज्य क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से अभाज्य क्षेत्र है, 4 एग्जाम्पल लिख देगा, Q+ डॉट, R+ डॉट, C+ डॉट, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ फिर अभाज्य क्षेत्र क्या बनेगा? Q+ डॉट। इसको कीजिए दोस्तों, ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनको कीजिए। फिर इन डेफिनेशन के ऊपर अपन एक थ्योरम करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
ठीक है। अब करें एक थ्योरम, जैसे उपवलय की थ्योरम की थी अपन ने, वैसे ही सबफील्ड की थ्योरम है, और इसको भी जैसे उसको सबरिंग टेस्ट था तो ये सबफील्ड टेस्ट है। थ्योरम लिखता हूं मैं, कुछ उसी प्रकार की है जो अपन ने लास्ट लेक्चर पे की थी। करें, थ्योरम 2 हो गई है अपनी इस चैप्टर की। थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या है कि किसी क्षेत्र F का, अच्छा K उप क्षेत्र K को बताना है ना, ये पहली थ्योरम की जैसी है, उस वो तो वलय के लिए थी, ये क्षेत्र के लिए, बस इतना सा अंतर है। किसी क्षेत्र कैपिटल F का कोई एरिक्त उपसमुच्चय किसी क्षेत्र कैपिटल F का कोई एरिक्त उपसमुच्चय K उपक्षेत्र होता है यदि और केवल यदि किसी क्षेत्र F का एरिक्त उपसमुच्चय जो K है वो उपक्षेत्र होता है यदि और केवल यदि दो कंडीशन है, दो प्रतिबंध है, A एलिमेंट K का, B एलिमेंट K का, तो A माइनस बी भी किस में होना चाहिए, K में। दूसरा है A एलिमेंट K का और B है कोई नॉन जीरो एलिमेंट है K में, तो फिर A डॉट B इनवर्स का B किस में होना चाहिए, K में। नॉन जीरो इसलिए लिए आए क्योंकि आपको पता है कि B एलिमेंट का जो गुणन प्रतिलोम B इनवर्स है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या हो, एलिमेंट नॉन जीरो हो। तो ये दोनों प्रतिबंध है, इन दोनों प्रतिबंध की सहायता से अपने को बताना है। और दोस्तों ये कुछ उसमें बस A डॉट भी था, इसमें A डॉट B इनवर्स आ गया, और थ्योरम नंबर 1 के जैसा ही है ना। सबसे पहले तो आप इसको कीजिए, यदि और केवल यदि की थ्योरम है तो नेसेसरी और सफिशिएंट अपने दोनों पार्ट इसके अंदर सिद्ध करेंगे। ओके चले, चलो इसके प्रूफ पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया गया है वो लिख देता हूं कि दिया गया है कि F एक क्षेत्र है दिया गया है कि F एक क्षेत्र है तथा K बताओ क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। शुरू में तो नॉन एम्प्टी सबसेट मान के चलेंगे। तथा F एक क्षेत्र है तथा K F का एरिक्त
नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये दिया है। अब ठीक है, यदि और केवल यदि की कंडीशन है तो दोस्तों दो कंडीशन, नेसेसरी और सफिशिएंट। सबसे पहले बताओ कौन सी कंडीशन की बात करें? आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन। आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त में एक बार तो के को अपन सबफील्ड मान के चलेंगे, ये दोनों प्रतिबंध सत्य बताने हैं। फिर दोबारा सफिशिएंट में इन दोनों प्रतिबंध को सत्य मान के चलेंगे और के को क्या बताना है? सबफील्ड बताना है। ये तो दिया गया है, जो शुरू में दिया गया था वो लाइन तो लिख ली। अब क्या मान के चलेंगे भाई? के को क्या मान के चलेंगे? सबफील्ड मान के चलेंगे। तो लिखता हूं सर्वप्रथम माना कि के कैपिटल एफ का उपक्षेत्र है। मैंने के को क्या मान लिया भाई? उपक्षेत्र मान लिया। दोनों प्रतिबंधों को सत्य बताना है। उपक्षेत्र है तो उपक्षेत्र की परिभाषा, उपक्षेत्र की परिभाषा क्या होता है? प्लस और डॉट के लिए समवर्त होता है और खुद भी एक क्षेत्र होता है। तो सर्वप्रथम माना कि के एफ का उपक्षेत्र है, अतः उपक्षेत्र की परिभाषा से के कैपिटल एफ की संक्रियाओं, मतलब प्लस और डॉट, के है वो कैपिटल एफ की संक्रियाओं के लिए समवर्त है, के लिए समवर्त है, तथा स्वयं के भी क्या है बताओ? एक, तथा स्वयं के भी एक क्षेत्र है। भाई आवश्यक शर्त में मैंने ये लिख दिया, सबसे पहले के को क्या माना? उपक्षेत्र माना। सबसे पहले के को उपक्षेत्र माना, तो उपक्षेत्र की परिभाषा क्या होती है भाई? वो एफ की संक्रियाओं के लिए समवर्त होता है और खुद भी क्या होता है? अपने आप में एक क्षेत्र होता है। चलो ये कंडीशन हो गई। अब दोनों प्रतिबंधों को मेरे को क्या बताना है? सत्य बताना है। तो पहला, ए एलिमेंट के में है, बी एलिमेंट के में है। तो ए एलिमेंट तो चलो ऐसे के ऐसे कर लो, बी एलिमेंट के में है तो माइनस बी बी क्या होगा? के में होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्र होता है वो, जैसे मान लो के प्लस डॉट है तो के प्लस आबेली ग्रुप होता है, आबेली ग्रुप होता है तो प्लस के लिए योज्य प्रतिलोम का नियम लगता है। तो मैं लिखूंगा के में कौन से नियम से? योज्य प्रतिलोम नियम से। के में योज्य प्रतिलोम नियम से, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, वो भी के में बिलोंग करेगा। जोड़ने का मतलब क्या है कि के है वो प्लस और डॉट दोनों संक्रियाओं के लिए समवर्त होता है। तो मैं लिख दूंगा के में योग संक्रिया के लिए समवर्ता नियम, के में योग संक्रिया के लिए समवर्ता नियम तो ये हो गया। और फिर इससे a माइनस बी बिलोंग्स टू के, ये बन गया कुल मिला के। तो पहला प्रतिबंध तो सत्य हो गया। अब दूसरे प्रतिबंध की अगर अपन बात करें, ए एलिमेंट के में और बी नॉन जीरो एलिमेंट है वो भी के में। भाई बी क्या है? अशून्य अवयव है, तो बी अशून्य अवयव है किसका है? के का है। ए एलिमेंट के का है और बी नॉन जीरो एलिमेंट के का है। तो ए एलिमेंट को तो ऐसे ही कैसे है? अब बताओ के क्या है भाई? के है वो स्वयं एक क्षेत्र है और क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या होता है? गुणन प्रतिलोम होता है।
तो B का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, B इनवर्स बिलोंग्स टू K। मैं लिख दूंगा क्षेत्र K में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है, प्रत्येक शून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम उपस्थित है। अब देखो लिख दिया। अब A एलिमेंट K का है और B इनवर्स भी K का है और K क्षेत्र है। क्षेत्र में तो जैसे प्लस संक्रिया के लिए समवर्ता नियम लगता है वैसे गुणा संक्रिया के लिए समवर्ता नियम लगता है। तो A डॉट B इनवर्स वो भी किस में हो गया, K में, क्योंकि गुणा ही तो है। वो लिख दूंगा यहां गुणन संक्रिया के लिए समवर्ता नियम। इसका मतलब क्या है कि उप क्षेत्र F के अंदर ये दोनों नियम क्या है, सत्य हैं। अतः यहाँ स्पेस बचा हुआ है क्या लिखने का, आगे लिख देता हूं। एक प्रतिबंध तो ये आ गया और ये आ गया, लिख दूंगा अतः उप क्षेत्र K में दोनों प्रतिबंध सत्य है। चलो भाई ठीक है, इतना काम तो हो गया अपना। अब ये तो नेसेसरी कंडीशन थी। अब सफिशिएंट कंडीशन में दोस्तों अपन क्या करेंगे कि इन दोनों भाई आप नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे और इन दोनों प्रतिबंधों को सत्य मानेंगे और फिर क्षेत्र बताएंगे। तो फिर सारे के सारे नियम, तो जो नियम अपन सिद्ध कर सकते हैं वो तो बताएंगे और जिन नियमों को डायरेक्ट लिखना है जैसे थ्योरम नंबर 1 में लिखा था वैसे लिख देंगे। आप कीजिए इनको, फिर अपन आगे चलते हैं। चले, आवश्यक शर्त के बाद में आता है पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त में ये भाई K को नॉन एम्प्टी लेके चलेंगे, ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे और K को क्या बताना है, उप क्षेत्र बताना है। तो मैं लिखता हूं माना एरिक समुच्चय K में निम्न प्रतिबंध सत्य है। प्रतिबंध लिखो भाई। पहला प्रतिबंध तो A एलिमेंट K का, B एलिमेंट K का, तो A माइनस बी भी किसका है, K का। दूसरा प्रतिबंध A एलिमेंट K का, B नॉन जीरो एलिमेंट K का, तो A डॉट B इनवर्स भी किसमें है, K में। तो ये दोनों प्रतिबंध सत्य हैं। और बताओ K को क्या सिद्ध करना है, उप क्षेत्र सिद्ध करना है। लिख देता हूं, हमें कैपिटल K को उप क्षेत्र सिद्ध करना है। हमें कैपिटल K को क्या बताना है, उप क्षेत्र बताना है। अब उप क्षेत्र के लिए जो जो नियम अपन बता सकते हैं, सबसे पहले तो पहला नियम
योज्य तत्समक अवयव बता देता हूं भाई। मैंने बताया था ना कि संवर्ता, तत्समक और प्रतिलोम, इनको तो सिद्ध करके बताने की जरूरत होती है। साचर्यता, क्रम विनिमयता और बंटनता को अपन डायरेक्ट लिख देंगे। तो पहले योज्य, प्रतिलोम, अवयव का अस्तित्व है। योज्य प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। देखो इस प्रतिबंध एक काम में लेंगे तो मैं लिखता हूं इसमें प्रतिबंध एक से। देखो एक प्रतिबंध क्या है, ए एलिमेंट के का है और दूसरे एलिमेंट को भी आप ए ही मान लो, ए एलिमेंट के का। तो प्रतिबंध एक क्या बोलता है, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस ए वो भी k का होना चाहिए और a माइनस ए क्या होता है 0, 0 भी k का होना चाहिए। ओ यार सॉरी, इसमें थोड़ा सही करो, इसमें योज्य प्रतिलोम नहीं योज्य तत्समक आएगा ये। यहां पे क्या आएगा, योज्य तत्समक। अब बताऊंगा मैं योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम अवयव का ये तो अब आएगा, ये था योज्य तत्समक। तो देखो 0 हो गया, वो योज्य तत्समक हो गया। अब योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम की बात करें दोस्तों तो मैंने 0 एलिमेंट k का बता दिया और दूसरा एलिमेंट a मान के चलो। तो 0 एलिमेंट k का और a एलिमेंट k का, तो प्रतिबंध 1 का यूज करता हूं। इसमें से ये घटाओ 0 माइनस a, वो भी किस में लिख दूंगा, प्रतिबंध 1 से, प्रतिबंध 1 से। इन दोनों का डिफरेंस भी किस में होगा, k में। तो माइनस a भी किस में आ गया, k में। मतलब a एलिमेंट k का लिया था तो माइनस a भी k में हो गया, तो योज्य प्रतिलोम हो गया। और यहाँ से 0 एलिमेंट k में आ गया तो योज्य तत्समक हो गया। तो 1 और 1 दो नियम हो गए। इस पूरे को उतारिए। फिर दोस्तों उधर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इस वाले पार्ट को। तो चलो आप कीजिए। करें आगे। योज्य तत्समक हो गया, योज्य प्रतिलोम। और योग के लिए संवर्ता नियम, योग के लिए संवर्ता नियम। देखो कौन सा प्रतिबंध काम में लूंगा, पहला प्रतिबंध लूंगा इसमें। योग के लिए संवर्ता क्या होता है, देखो हाँ, ए एलिमेंट है k का और b एलिमेंट है k का। भाई k के दो एलिमेंट ले लिए, a और b। तो अभी मैंने बताया कि k के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है। तो a एलिमेंट को तो ऐसे की ऐसे लिख लिया और b की जगह माइनस b भी किस में होगा, k में होगा। कौन से नियम से, योज्य प्रतिलोम के नियम से। a एलिमेंट k का है तो a का जो अपना योज्य प्रतिलोम माइनस b है वो भी k में होगा। अब नियम 1 लगाओ। नियम 1 क्या होता है कि पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट भी k में होता है। तो आप लिखोगे
पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट वो भी के में होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a प्लस बी भी किस में होता है बताओ, के में होता है। तो ये क्या हो गया, योग के लिए समवर्ता। तो योग के लिए तत्समक, प्रतिलोम और समवर्ता तीनों नियम आ गए। और क्षेत्र बताना है, क्षेत्र में तो गुणा के लिए भी तीनों बताने होते हैं, गुणा के लिए समवर्ता बताना होता है, गुणा के लिए तत्समक बताना होता है, गुणा के लिए अपना क्या बताना होता है, समवर्ता। तो सबसे पहले लिखता हूं गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व है, गुणन तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब इसमें प्रतिबंध, ये मैं लिख देता हूं यहां, प्रतिबंध 1 से, प्रतिबंध 1 से। अब प्रतिबंध 2 काम में आएगा, गुणन तत्समक अवयव। देखो क्या भाई, पहला एलिमेंट ए एलिमेंट के का, और ए है वो नॉन जीरो एलिमेंट है भाई, कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया के का, भाई ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है। ये क्या बोलता है कि पहला एलिमेंट ऐसे कैसे, और दूसरे का इनवर्स होता है वो के में होता है दूसरे प्रतिबंध से। तो पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे, और इसका इनवर्स करो तो ए इनवर्स, वो भी किस में होता है, के में। और वो कौन से नियम से कर रहे हैं अपने, प्रतिबंध 2 से। भाई इसको तो, ये भी नॉन जीरो ही है वैसे तो, लेकिन इसको ऐसे कैसे रख लिया, और पीछे वाले का इनवर्स। तो ए डॉट ए इनवर्स क्या होता है, 1, तो 1 किस में हो गया, के में। तो देखो गुणन तत्समक अवयव आ गया भाई के में, गुणन tत्समक अवयव आ गया। अगला गुणन प्रतिलोम अवयव। अगली बात करिए गुणन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, गुणन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। गुणन प्रतिलोम देखिए भाई, यहां से मैंने ये बताया कि 1 एलिमेंट के में है, 1 एलिमेंट के में है, और ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया के का। तो अब सेकंड लिखता हूं कि पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे, और दूसरे का इनवर्स। पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे, और दूसरे का इनवर्स, वो बताओ किस में होता है, के में। और कौन से प्रतिबंध से, प्रतिबंध नंबर 2 से। प्रतिबंध नंबर 2 से पहला एलिमेंट ऐसे कैसे, दूसरे का इनवर्स। तो इनको डॉट किया तो ए इनवर्स भी किस में आ गया, के में। तो देखो ए को आपने कैपिटल के का अशून्य अवयव लिया था, अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम भी आ गया के में। चलो ठीक है, ये भी हो गया। और गुणा के लिए तत्समक, गुणा के लिए प्रतिलोम, और गुणा के लिए संवर्ता, ये भी लिखता हूं। गुणन के लिए संवर्ता, गुणन के लिए संवर्ता कैसे निकाले, देखो भाई ए एलिमेंट के का और बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, वो है के का। ए एलिमेंट के का और बी एलिमेंट कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, वो है के का। मतलब के आपने 2 एलिमेंट ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए। ए को तो ऐसे कैसे लिखो, और ये क्या बोलता है, इसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होता है। तो बी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो बी इनवर्स भी किस में होगा, के में होगा। कौन से नियम से, गुणन के प्रतिलोम नियम से। बी नॉन जीरो एलिमेंट के का है, तो देखो ये बोलता है कि ए नॉन जीरो एलिमेंट के का है, तो ए इनवर्स के में होगा। इसी प्रकार बी नॉन जीरो एलिमेंट के का है, तो ये भी के में होगा। अब मैं, अच्छा, और आपको बी नॉन जीरो है तो बी इनवर्स भी नॉन जीरो होता है हमेशा। प्रतिबंध 2 का यूज करता हूं। प्रतिबंध 2 में पहला एलिमेंट तो ऐसे कैसे है, दूसरे का इनवर्स है के में। तो पहला एलिमेंट तो ए, इसको तो ऐसे कैसे रखा, इनटू दूसरे का इनवर्स। दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स है, तो उसका इनवर्स बिलोंग्स टू के। और कौन से, प्रतिबंध 2 से।
प्रतिबंध 2 से भाई पहला एलिमेंट तो मैंने ऐसे कैसे लिखा और दूसरे का इन्वर्स, और दूसरे का इन्वर्स किया तो बताओ क्या आ गया, इन्वर्स का इन्वर्स होता है बी, तो ए डॉट बी बी के में आ गया। तो के ए और बी दो के एलिमेंट लेके चले थे और उनका गुणनफल भी के में आ गया। ये होता है गुणा के लिए समवर्तता। तो दोस्तों ये 6 नियम तो मैंने सिद्ध करके बता दिए। जो पर्याप्त कंडीशन है उसमें 6 नियम तो मैंने सिद्ध करके बता दिए। अब जिनको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उनको डायरेक्ट लिख दूंगा। 6 नियम बता दिए। मेरे को प्लस और गुणा के लिए क्रम विनिमयता बताना है, प्लस और गुणा के लिए साचर्यता बताना है और एक बंटनता, उनको लैंग्वेज रूप में लिख देंगे। इन नियमों को सिद्ध करके बताने की जरूरत होती है, एक बार कीजिए आप। अच्छा इधर वाला पार्ट मैं हटा देता हूं तब तक। कीजिए आप दोस्तों। चलिए आगे। अब देखो, चूंकि K है वो सबसेट है किसका, F का। F तो क्षेत्र था और K नॉन एम्प्टी सबसेट है, तथा F एक क्षेत्र है। वही लैंग्वेज जो वहां पे लिखी थी थ्योरम नंबर 1 में, F एक क्षेत्र है जिसमें योग व गुणा के लिए F एक क्षेत्र है जिसमें योग व गुणा के लिए कौन कौन से नियम, साचर्यता, योग और गुणा के लिए साचर्यता, मतलब दो हो गए ना, एक बार योग के लिए साचर्यता, एक बार गुणा के लिए साचर्यता। क्रम विनिमयता, मतलब योग के लिए भी क्रम विनिमयता और गुणा के लिए भी क्रम विनिमयता, तथा गुणन की योग पर बंटनता, गुणन की योग पर बंटनता, एक बंटनता या गुणन की योग पर बंटनता लिख दो या सीधा बंटनता लिख दो, तथा बंटनता, इसको सीधा बंटनता भी लिख सकते हैं। नियम सत्य है, नियम सत्य है। भाई K है वो कैपिटल F का नॉन एम्प्टी सबसेट और F एक क्षेत्र है और क्षेत्र में योग और गुणा के लिए साचर्यता, योग और गुणा के लिए क्रम विनिमयता और गुणन की योग पर बंटनता नियम सत्य है। अतः ये समस्त नियम उप समुच्चय K में भी लागू होंगे, सबसेट K में भी। अतः ये समस्त नियम उप समुच्चय K में भी लागू होंगे। स्पष्ट है कि जो K है वो क्या है, एक स्पष्ट है कि K स्वयं एक क्षेत्र है। स्पष्ट है कि K स्वयं एक क्षेत्र है जिसे कैपिटल F का, बताओ क्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल F का उपक्षेत्र कहते हैं। ये अपना सब फील्ड टेस्ट है, जहां पे थ्योरम लिखी थी ना वहां पे ये लिख लेना सब फील्ड टेस्ट। जैसे पहली थ्योरम तो अपनी थी सब रिंग टेस्ट की और ये थ्योरम है सब फील्ड टेस्ट की। तो जो नियम मेरे को बताने थे समवर्तता, तत्समक और प्रतिलोम, उनको तो लिख के सिद्ध करके बताना पड़ता है, और क्रम विनिमयता, साचर्यता और अपना बंटनता, उनको लैंग्वेज रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये थ्योरम मैंने बता दी है। और इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।